हेडिंग डाल देंगे सब लोग कॉपी में, ट्रीटमेंट ऑफ ओवरहेड्स। कोई टॉपिक नहीं पढ़ा रहा हूं, माइंड में क्लियरिटी रखो, सिर्फ एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग पढ़ रहे हैं और बेसिक चल रहा है बस। बेसिक में अपने आप चैप्टर होते जाएंगे अपने आप। ट्रीटमेंट ऑफ ओवरहेड्स इन कॉस्ट अकाउंटिंग। ट्रीटमेंट ऑफ ओवरहेड्स इन कॉस्ट अकाउंटिंग। ट्रीटमेंट ऑफ ओवरहेड्स इन कॉस्ट अकाउंटिंग। अच्छा, मैंने कुछ नोट्स आप लोगों को शेयर किए थे कि आप लोग प्रिंट आउट लेके आए? बहुत बढ़िया। कितने लोग लेके आए ईमानदारी से? बहुत कम बच्चे लेके आए ना, बाकी के लोग भी लेके आओ, आलस नहीं करना है बिल्कुल भी। ठीक, 2 4 5 रुपए खर्च होंगे बस। ट्रीटमेंट ऑफ ओवरहेड्स इन कॉस्ट अकाउंटेंसी लिखेंगे इसमें पहला पॉइंट डाल के, इसमें फर्स्ट पॉइंट डाल के लिखेंगे सब लोग। फर्स्ट पॉइंट डाल के लिखेंगे एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। देख देख के नहीं लिखना है, सुन सुन के लिखो। एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। तो क्या आप लोग मुझे रिप्लाई कर सकते हो कितने एलिमेंट्स होते हैं कॉस्ट के? नहीं नहीं, मना नहीं करना है। कितने एलिमेंट्स होते हैं? 3। कौन कौन से बोलना है सबको? मटेरियल, लेबर और जो मना कर रहे हैं ना, हो सकता है उनको एक अटेम्प्ट में और एक्स्ट्रा लग जाए, है ना, तो आलस नहीं करना है ना। मेरी काली जुबान है, बिल्कुल सही बोलता हूं जो बोलता हूं। ठीक, तो आलस नहीं करना है किसी को भी। मुझे बताओ कितने एलिमेंट्स होते हैं कॉस्ट के? 3। कौन कौन से? मटेरियल, लेबर और अदर एक्सपेंस। तो ऐसे 3 पार्ट में बांटो, मटेरियल, लेबर और तीसरा अदर एक्सपेंस। मटेरियल, लेबर के एक्सपेंस होते हैं, पर इसके अलावा जो बच गया उसको बोला गया अदर एक्सपेंसेस। मटेरियल, लेबर और अदर एक्सपेंसेस। मुझे वापस से रिप्लाई करेंगे सब लोग, तीनों फर्दर कितने टाइप के हो सकते हैं? 2, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। बांट दो सबको। डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल। लेबर को वेजेस देंगे तो डायरेक्ट वेजेस, इनडायरेक्ट वेजेस। बोर्ड पे देख के नहीं लिखना है, ये चीजें आपको बता चुका हूं, आपको आती भी है। डायरेक्ट वेजेस, इनडायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। पॉइंट नंबर 2, ऑल डायरेक्ट कॉस्ट। ऑल डायरेक्ट कॉस्ट, all direct cost is collectively called आप लोग रिप्लाई करें, क्या बोलेंगे हम इसको? प्राइम कॉस्ट इज कलेक्टिवली कॉल्ड प्राइम कॉस्ट। पॉइंट नंबर 3, ऑल इनडायरेक्ट कॉस्ट, ऑल इनडायरेक्ट कॉस्ट इज कलेक्टिवली कॉल्ड, क्या बोलेंगे हम उसको? ओवरहेड्स। लोग बोलते हैं सर के ऊपर से जाता है ये टॉपिक, देखेंगे। लोगों के लिए सबसे टफ टॉपिक है कॉस्ट अकाउंटिंग का, मैं बोलता हूं बिल्कुल जलील टॉपिक। ऑल इनडायरेक्ट कॉस्ट इज कलेक्टिवली कॉल्ड ओवरहेड्स। पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4, टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू, आप लोग आंसर दो, क्या मैं इसको डायरेक्ट कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट कॉस्ट लिख सकता हूं क्या? अरे यस और नो?
अरे यस और नो? तो लिखो टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू डायरेक्ट कॉस्ट प्लस, प्लस नहीं होता, प्लस इनडायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट कॉस्ट। मुझे बताओ, ये तो हो गई नॉर्मल बातें। हम लोग पढ़े कॉस्ट अकाउंटिंग, तो हमारी दुनिया में डायरेक्ट कॉस्ट को क्या बोलते हैं हम लोग? प्राइम कॉस्ट। और इनडायरेक्ट कॉस्ट को क्या बोलते हैं? तो आज के बाद हमसे कोई पूछेगा टोटल कॉस्ट क्या होगा, तो आंसर क्या आएगा हमारा? प्राइम कॉस्ट प्लस ओवरहेड्स। तो लिखना और प्राइम कॉस्ट प्लस ओवरहेड्स, प्राइम कॉस्ट प्लस ओवरहेड्स। सर क्या बातें कर रहे हो, सब पता है हमको, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी सीखेंगे अपन बार बार, हर बार सीखेंगे ना। पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5, बहुत टफ बात लिखाने वाला हूं, शायद हो सकता है आप लोगों को थोड़ा सा लिखने में डर लगे, हाथ कांपने लगे, पर लिखना पड़ेगा ना। लिखो टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, शायद कुछ लोगों को तो समझ में ही ना आए। टोटल कॉस्ट इज अराइव्ड, total cost is arrived by adding, total cost is arrived by adding overheads to prime cost, overheads to prime cost। बहुत ही टफ बात लिखी है मैंने, है ना। टोटल कॉस्ट कैसे आती है? ओवरहेड्स को प्राइम कॉस्ट में ऐड करके, ब्रैकेट में लिखना मैथमेटिकली, 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 है ना। मैं समझा नहीं पाऊंगा इस लाइन को, क्या कह रहा है, शायद आप लोगों को नहीं समझ में आए, छोड़ देंगे। पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 6, इन कॉस्ट अकाउंटिंग, in cost accounting such addition of overheads, such addition of overheads in prime cost, in prime cost is called as, is called as, in cost accounting such addition of overheads in prime cost is called as, क्या क्या बोलेंगे? सब पॉइंट 1 डाल के, सब पॉइंट 2 डाल के, सब पॉइंट 3 डाल के, सब पॉइंट 4 डाल के। सब पॉइंट 1 में लिखेंगे ओवरहेड्स, ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन, थोड़े गंदे गंदे नाम आएंगे, बिल्कुल भी डरना नहीं है आपको, नया सब्जेक्ट है तो नाम भी नए नए आएंगे। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन। सब पॉइंट 2 में लिखेंगे ओवरहेड्स चार्ज, बहुत ही बढ़िया, शायद सारी बातें सिखा चुका हूं मैं, क्लियर बात है। ओवरहेड चार्ज। सब पॉइंट 3 में लिखेंगे हम लोग ओवरहेड्स अप्लाइड, ओवरहेड्स अप्लाइड। और सब पॉइंट 4 में क्या लिखने वाला हूं, कोई बताएगा मुझे? ओवरहेड्स रिकवर्ड, बहुत ही बढ़िया, अद्भुत प्रदर्शन। ओवरहेड्स रिकवर्ड, ओवरहेड्स रिकवर्ड, ओवरहेड्स एब्जॉर्ब, चार्ज, अप्लाइड, रिकवर्ड। ये पॉइंट नंबर 6 था। पॉइंट नंबर 7, पॉइंट नंबर 7, है ना। और इस पॉइंट नंबर 7 पे लिखना इंपॉर्टेंट, और इस पे 5 तारे बना देना। 5 तारे मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 5 तारे बना देना, है ना, 5 तारे। और थोड़ा सा सेंटर में लिखेंगे ना इस तरीके, इन कॉस्ट अकाउंटिंग, इन कॉस्ट अकाउंटिंग, सिर्फ लिखने पे फोकस करना है, कुछ समझा नहीं रहा हूं अभी। इन कॉस्ट अकाउंटिंग
नेक्स्ट लाइन में एरो लगाएंगे से, नेक्स्ट लाइन में से एरो लगाएंगे और फिर लिखेंगे एरो लगा के अगली लाइन में ओवरहेड्स आर एब्जॉर्ब्ड, ओवरहेड्स आर एब्जॉर्ब्ड स्लैश चार्ज्ड स्लैश अप्लाइड स्लैश रिकवर्ड. Overheads are absorbed, charged, applied, recovered. इन कॉस्ट अकाउंटिंग नीचे एरो लगा के ओवरहेड्स आर एब्जॉर्ब, चार्ज, अप्लाइड, रिकवर्ड. वापस से नीचे एरो लगाएंगे और लिखेंगे बाय यूजिंग अ रेट, बाय यूजिंग अ रेट वापस से एरो लगाए लिखेंगे नीचे सच रेट is based on, such rate is based on estimated figures, such rate is based on estimated figures. वापस से नीचे लगाए लिखेंगे such rate applied on, such rate applied on actual figures, such rate applied on actual figures. वापस से नीचे लगाए लिखेंगे, कॉपी का लोड नहीं लेना, भर जाएगी तो चौड़ा रास्ता पास में ही चलेंगे अपन लोग. ठीक है, आराम से लिखो, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से लिखो. सच रेट इज कॉल्ड, सच रेट इज कॉल्ड, सच रेट इज कॉल्ड. वापस से नीचे लगाओ सच रेट इज कॉल्ड और नीचे लिखना प्री डिटरमाइन, प्री डिटरमाइन ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, प्री डिटरमाइन ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, प्री डिटरमाइन ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट. दैट इज, प्यार से बोलते हैं उसको पीडीआर, दैट इज पीडीआर, दैट इज पीडीआर, दैट इज पीडीआर. कौन सा पॉइंट था ये? पॉइंट नंबर 7. पॉइंट नंबर 8, पॉइंट नंबर 8 methods of determination of, methods of determination of, methods of determination of PDR, methods of determination of PDR slash overheads absorption, overheads absorption. इसमें सब पॉइंट 1 डाल के लिखो. based on percentage of, based on percentage of
डायरेक्ट मटेरियल based on percentage of direct material. Sub point 2, based on percentage of direct wages. Sub point 3, based on percentage of prime cost. Sub point 4, based on machine hours. Based on machine hours. Sub point 5, based on labor hours. Sub point 6, based on units. Sub point 7, activity based costing. एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, ब्रैकेट में लिख देना एबीसी. सब पॉइंट 8, अदर्स. लिखा सब लोगों ने? चलिए अब लिखना नहीं है, थोड़ी देर समझेंगे ना. पेन छोड़ दो सब लोग पेन छोड़ देंगे. 15 मिनट चाहिए मुझे, सारी बातें रिकॉल करेंगे ना. स्टार्टिंग से मुझे बताएंगे अकाउंटिंग कितने टाइप की होती है? 2. सबको बोलना कितने टाइप की होती है? 2. फाइनेंशियल अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कितनी चीज होती है? 4. कौन कौन सी? असेट्स, लायबिलिटीज, इनकम और एक्सपेंस. कितने काम होंगे? 2. डेबिट और जगह भी 2. पीएनडल और पीएनडल बैलेंस शीट को बनाने को क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग. क्या बोलते हैं? फाइनेंस के लिए करें इसलिए क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. हमारे काम की, बाहर वालों के काम की? बाहर वालों के काम की, इसलिए क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल रिपोर्टिंग. क्या बोलते हैं? मुझे बताओ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनते हैं ईयर के बिगिनिंग बनते हैं, ईयर के एंड में बनते हैं, इसलिए वहां पे लिखते हैं फॉर द ईयर एंडिंग ऑन. क्या लिखते हैं? फॉर द. इसलिए मुझे बताओ, फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है वो कौन से बेसिस पे चलता है? एक्चुअल बेसिस पे या एस्टिमेशन पर? एक्चुअल बेसिस पे. कौन से बेसिस पे? अरे ईयर एंड होते होते आपको सारी सच्चाई पता चल जाएगी. बोलो ये सर नो. बताओ, सीएमए फाउंडेशन का रिजल्ट क्या रहा आप लोगों का? पास. पता है ना आप लोगों को. बट इंटर का रिजल्ट क्या होगा, क्या ये पता है? क्या नहीं. इसका हम एस्टिमेशन लगा सकते हैं. क्या लगा सकते हैं? एस्टिमेशन. क्या कंसेप्ट क्लियर है? बोलो ये सर नो. इसी तरीके से फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की नीड होती है, वो नीड होती है आखिरी दिन. और आखिरी दिन होते होते सारी सच्चाई हमारे सामने आती है, सारे राज खुल जाते हैं, सारी वैल्यूज हमको पता चल जाती है. इसलिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग 99.999% एक्चुअल बेसिस पे होती है. 0.01% चीजें एस्टिमेट करनी पड़ती है, लाइक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स. क्लियर बात है? इसके जस्ट अपोजिट मैनेजमेंट अकाउंटिंग यानी कि कॉस्ट अकाउंटिंग कौन से बेसिस पे चलती है बताओ? एक्चुअली एस्टिमेशन. और एस्टिमेशन में क्यों चलती है? कॉस्ट अकाउंटिंग का शौक है? मजबूरी है. क्योंकि भैया कॉस्ट नीड कब होती है? डे 1 पर. कब होती है? डे 1 पर. क्या कंसेप्ट क्लियर? बोले सर नो. बताओ, मैनेजमेंट अकाउंटिंग कितने टाइप की होती है? 2. कौन कौन सी? कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट. कॉस्ट अकाउंटेंट को क्या लेने होते हैं? डिसीजन लेने होते हैं. डिसीजन लेना छोटे लोगों की बात, बड़े लोगों की बात. तो मैनेजमेंट अकाउंटेंट की जो पोजीशन होती है ऑर्गेनाइजेशन में, वो फाइनेंशियल अकाउंटेंट के कंपैरिजन में क्या होती है? बड़ी होती है. क्या कंसेप्ट क्लियर? बोलो यस सर नो. अरे यस सर नो. वापस से बताएंगे. एक्सपेंडिचर कितने टाइप के होते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग में? 3. कौन कौन सा? कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. कुछ लोग बिल्कुल शांत होकर सुन रहे. बेटा ऐसा मत करो. आप समझो क्या मेरी चौथे की बैठक में आए हो, मौन धारण करके बैठे हो? बोलना है आप लोगों को. बोलने से याद होगा. बोलने से क्या होगा? याद होगा. क्लियर बात है? पार्ट 1 बोलो. खोई हुए किसी ख्यालों में है? किसी की याद आ रही है? तो एक कान में ये लगा के क्यों रखते हो? इसका रीजन क्या है? नहीं कुछ तो राज है इसके पीछे.
हाँ, इसको निकाल के रखा करो ना, पढ़ाई में बाधा आई है ना। घर पे भी ऐसे लगा के बैठते हो क्या? ऐसे लगा के बैठे तो पापा मम्मी कुछ नहीं कहते? क्या बात कर रहे हो? मेरे साथ तो 2 छटकाने चाहिए खींच के। पढ़ाई नहीं कर रहा बताओ, कानों में लगा के बैठे। बेटा ऐसे नहीं ना, पढ़ाई पे ध्यान दो, पढ़ाई पे ध्यान दो। प्रियांशु का आज ठीक है, प्रियांशु, अंकित ठीक है, चलो ध्यान देंगे सब लोग ध्यान देंगे। बताओ एक्सपेंडिचर कितने टाइप के होते हैं? 3। बोलना है बेटा, देखो बोलोगे तो याद होगा। मैं क्यों ये रिवाइज करवा रहा हूं बार बार? क्या मैं मुझे पास होना है क्या? नहीं, मैं पास हो चुका हूं। आप समझो, मैं आपके लिए बार बार रिवाइज कर रहा हूं, शायद कोई नहीं करवाता रिवाइज। वो आगे बढ़ते आते पर मेरा ऐसा नहीं है। अपन को आगे के साथ साथ पीछे भी जो पढ़ा हुआ है वो सारा याद होना चाहिए। आप समझो, मैं 15 मिनट रिवाइज कर रहा हूं तो 15 मिनट मेरा वेस्ट जा रहा है। क्लियर, समझ में आ रही है? ये प्रोडक्टिव आर्ट्स नहीं है, मेरे अनप्रोडक्टिव आर्ट्स है। पर आपके लिए मैं आपको ये टाइम लगा रहा हूं ताकि आपको चीजें रिकॉल रहे। क्या रहे? रिकॉल। आपको बाद में ऐसा ना लगे कि सूना सूना लग रहा है। क्या लग रहा है? सूना सूना। ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको सारी चीजें याद होनी चाहिए। बोलो यस और नो। अरे यस और नो। बताओ एक्सपेंडिचर कितने टाइप के होते हैं? 3। कौन कौन से? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अनदर क्लासिफिकेशन 2, एक्सपायर्ड और एक्सपेंडिचर रेवेन्यू हो, कैपिटल हो, डेफर्ड रेवेन्यू हो, वो फर्दर एक्सपायर्ड भी हो सकता है, अनएक्सपायर्ड भी हो सकता है। एक्सपेंडिचर का वो पोर्शन जो एक्सपायर्ड हो गया उसे क्या बोलेंगे? एक्सपेंस। क्या बोलेंगे? और हमें एक्सपेंस क्यों चाहिए? क्योंकि कॉस्ट का मतलब ही क्या होता है बताओ? एक्सपेंस प्लस तो जब तक हमें एक्सपेंस का मतलब पता नहीं होगा कि हम कॉस्ट का मतलब निकाल सकते हैं? नहीं। तो वापस बताओ, एक्सपेंडिचर और एक्सपेंस एक है क्या? अलग अलग? एक्सपेंडिचर का कौन सा पोर्शन एक्सपेंस होता है? एक्सपायर्ड पोर्शन। कौन सा पोर्शन? एक्सपायर्ड पोर्शन। और नोशनल आइटम का मतलब बताओ क्या होता है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या होता है? क्यों कंसीडर करते हैं? क्योंकि हमें क्या लेने हैं? डिसीजन। और डिसीजन लेते वक्त हर एक पहलू पे गौर किया जाता है। मुझे बताओ, कॉस्ट की डेफिनेशन किसने दी है? सीमा ने। क्या फुल फॉर्म है सीमा का? चार्टेड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट। कहां का इंस्टीट्यूट है? लंदन का। डेफिनेशन बोल के बताओ। रिसोर्सेज सैक्रिफाइस टू गेट अ थिंग इज नोन एज कॉस्ट। एक्सपेंस का मतलब खर्चा और कॉस्ट का मतलब होता है कीमत। कॉस्ट का मतलब क्या होता है? कीमत। किसी भी चीज को पाने के लिए आपने जो भी सैक्रिफाइस कर दिया, जो भी कीमत चुकाई, उसे बोलेंगे कॉस्ट। क्या बोलेंगे हम लोग? कॉस्ट। और टू फाइंड आउट कॉस्ट इज नोन एज और कॉस्ट को प्रॉपर्ली रिकॉर्ड करना क्या कहलाएगा? कॉस्ट अकाउंटिंग। क्या कहलाएगा? और कॉस्टिंग कॉस्ट अकाउंटिंग मिल जाती है उसे क्या बोलते हैं? कॉस्ट अकाउंटेंसी। कितने ऑब्जेक्ट के साथ? 2। डिसीजन मेकिंग और आपको मौका मिले तो आप क्या करोगे? कॉस्ट रिडक्शन। क्या करेंगे? कॉस्ट रिडक्शन। हर वो प्रोडक्ट और सर्विस जिसकी कॉस्ट डिटरमाइन करनी है उसे क्या बोलेंगे? कॉस्ट ऑब्जेक्ट। क्या बोलेंगे? कॉस्ट को मेजर करेंगे वो कॉस्ट यूनिट। जहां कॉस्ट इनकर्ड होती है वो कितने टाइप के? 2। पर्सनल और पर्सन पे खर्चा हुआ तो पर्सनल कॉस्ट सेंटर। पर्सन पे खर्चा नहीं हुआ तो इम्पर्सनल कॉस्ट सेंटर। इम्पर्सनल कितने टाइप का? 2। लोकेशन और कॉस्ट कंट्रोल का मतलब होता है एक वर्ड में मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट। उसके लिए क्या सेट करते हैं? स्टैंडर्ड्स। और स्टैंडर्ड को क्या करना है? अचीव। किसी भी कीमत पे, चाहे प्रोडक्ट की क्वालिटी बिगड़ जाए। क्या कंसेप्ट क्लियर? बोलो सर नो। कॉस्ट रिडक्शन का भी एक वर्ड में मतलब क्या होता है? मिनिमाइजेशन ऑफ। यहाँ पे स्टैंडर्ड को क्या करना है? चैलेंज। और प्रोडक्ट की क्वालिटी को बिगड़ने या तो मेंटेन या फिर इंप्रूव। क्या यूज होगा? इंटेलिजेंट एप्लीकेशन ऑफ माइंड। क्या कंसेप्ट क्लियर? बोलो सर नो। अरे यस और नो। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? 1 CS1। CS सभी को याद है ना? बोलो ये सुनो। CS6 किसका? मटेरियल का। किसका? 7 किसका? वेजेस का। 10 किसका? डायरेक्ट एक्सपेंस। 11 किसका? एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। 22 किसका? फैक्ट्री ओवरहेड। 15 किसका? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। 16 किसका? डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। अब इतने याद है ना? कल 5-6 और लिखवाने वाला हूं ओवरहेड के टॉपिक के अंदर ही, तो फिर वो लेके उनको सबको मर्ज करके याद करेंगे। क्योंकि आपको पता अपना एक चैप्टर भी कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है। कितने मार्क्स का? 4 मार्क्स का। कितने मार्क्स का? 4 मार्क्स। और कई बार तो एमसीक्यू आ गए 2-2 नंबर के कि CS1 किसका है? बताओ, इतना जल्दी प्रश्न। पर जब याद नहीं होता है तो ये बहुत टफ बन जाएगा। क्या बन जाएगा वाले? टफ। किस पे टिक करोगे जब आपको याद ही नहीं? तो मैं आपको कोई लिस्ट नहीं लिखवाने वाला हूं, पर आपको क्लास में थ्रू आउट द पीरियड आपको याद करवा दूंगा सारे के सारे कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। बोलो यस और नो। अरे यस और नो। बताओ, फंक्शन के अकॉर्डिंग कॉस्ट कितने टाइप की होती है? 8। पहली लाइन से बोलो। मार्केटिंग कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट, परचेज कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, आफ्टर सेल्स कॉस्ट। प्रोडक्शन कॉस्ट के 3 नाम? फैक्ट्री कॉस्ट, वर्क कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। क्या बात समझ में आई? बोलो यस और नो। कॉस्ट के फंक्शन के अकॉर्डिंग हमने पढ़ लिया। अब मुझे बताओ, कॉस्ट नेचर के अकॉर्डिंग कितने टाइप की होती है? 3। कौन कौन सी? फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट का नेचर बताओ टोटल में
फिक्स। पर यूनिट में वेरिएबल कॉस्ट का नेचर टोटल में पर यूनिट में। और ऐसी कॉस्ट जो दोनों का कॉम्बो है सेमी वैल्यू को वापस से फिक्स वैल्यू में बांटना। कितनी मेथड है नाम बताओ। और लीनियर इक्वेशन मेथड, दोनों मेथड से क्या डिटरमाइन होगा, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्या डिटरमाइन होगा बताओ। हाई पॉइंट लो पॉइंट का फॉर्मूला बताओ, चेंज इन कॉस्ट अपॉन चेंज इन यूनिट्स, चेंज इन कॉस्ट अपॉन चेंज इन या डिफरेंस इन कॉस्ट अपॉन डिफरेंस इन यूनिट। क्या कंसेप्ट क्लियर, बोलो यस और नो। इक्वेशन बताओ क्या है, y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। बोलो y इक्वल्स टू a प्लस y का मतलब सेमी वेरिएबल कॉस्ट, y का मतलब a का मतलब फिक्स कॉस्ट, b का मतलब वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट और x का मतलब नंबर ऑफ यूनिट्स। क्या कंसेप्ट क्लियर, बोलो यस और नो। कंट्रोलेबिलिटी के अकॉर्डिंग कॉस्ट दो, कौन कौन सी, कंट्रोलेबल और हर कॉस्ट क्या होगी कंट्रोलेबल। अनकंट्रोलेबल नाम की कोई चीज, ये एक रिलेटिव टर्म है। कौन सी टर्म है, नॉर्मलिटी के अकॉर्डिंग दो, नॉर्मल कॉस्ट और ऐसी कॉस्ट जो लगनी चाहिए लग जाए तो, और ऐसी कॉस्ट जो नहीं लगनी चाहिए फिर भी लग गई तो। डिसीजन मेकिंग के अकॉर्डिंग कॉस्ट दो, रिलेवेंट कॉस्ट और हर वो कॉस्ट हमारे डिसीजन को अफेक्ट कर दे वो, और ऐसी कॉस्ट जिसके होने ना होने से डिसीजन बदलेगा नहीं, इररिलेवेंट। क्या बोलेंगे हम उसको। क्या कंसेप्ट क्लियर, बोलो यस और नो। अरे यस और नो। लॉस कितने टाइप के नाम बताओ, नॉर्मल लॉस और नॉर्मल लॉस का एक का नाम अनअवॉइडेबल, एबनॉर्मल लॉस का एक नाम, नॉर्मल लॉस को प्रोडक्शन का पार्ट, एबनॉर्मल लॉस को प्रोडक्शन का पार्ट, नॉर्मल लॉस का वैल्यूएशन, एबनॉर्मल लॉस का वैल्यूएशन, नॉर्मल लॉस को रिकॉर्ड, एबनॉर्मल लॉस को रिकॉर्ड, नॉर्मल लॉस का क्लेम, एबनॉर्मल लॉस का क्लेम, नॉर्मल लॉस का इंपैक्ट, एबनॉर्मल लॉस का इंपैक्ट, नॉर्मल लॉस की वजह से कॉस्ट पर यूनिट, एबनॉर्मल लॉस की वजह से प्रॉफिट, नॉर्मल लॉस के स्क्वायर ब्रैकेट से प्रोडक्ट की कॉस्ट और एबनॉर्मल लॉस के स्क्वायर ब्रैकेट से प्रॉफिट। क्या याद है, बोलो यस और नो। अरे यस और नो बताओ। मेथड ऑफ कॉस्टिंग और टाइप ऑफ कॉस्टिंग एक अलग अलग। मेथड ऑफ कॉस्टिंग डिपेंड्स ऑन प्रोडक्शन सिस्टम, टाइप ऑफ कॉस्टिंग डिपेंड्स ऑन इच्छा। क्या कंसेप्ट क्लियर, बोलो यस और नो। बताओ। टू फाइंड आउट कॉस्ट इज नोन एज, टू फाइंड आउट कॉस्ट ऑफ अ सर्विस इज नोन एज, सर्विस की कॉस्ट को डिटरमाइन करने की मेथड ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। क्या नाम है, टू फाइंड आउट कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट इज नोन एज प्रोडक्ट कॉस्टिंग। प्रोडक्ट की कॉस्ट को डिटरमाइन करने की कितनी मेथड, दो, जॉब कॉस्टिंग और इंडस्ट्री में जॉब कॉस्टिंग अप्लाई होगा। प्रोसेस कॉस्टिंग डिपेंड्स ऑन प्रोडक्शन सिस्टम, डिपेंड्स ऑन कितने टाइप के होते हैं, दो, टर्मिनल प्रोडक्शन सिस्टम और जब प्रोडक्शन सिस्टम कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होगा तो टर्मिनेट, और कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं होगा तो, और प्रोडक्शन सिस्टम टर्मिनेट है तो मेथड क्या होगा, जॉब कॉस्टिंग। इनटर्मिनेट है तो प्रोसेस कॉस्टिंग का एक और नाम ऑपरेशन कॉस्टिंग। जॉब कॉस्टिंग के वेरिएंट्स दो, बैच कॉस्टिंग और बैच कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। बैच कॉस्टिंग और क्या कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, बोलो यस और नो। बताओ। टू फाइंड आउट कॉस्ट ऑफ अ जॉब इज नोन एज, टू फाइंड आउट कॉस्ट ऑफ अ प्रोसेस इज नोन एज, टू फाइंड आउट कॉस्ट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट इज नोन एज, टू फाइंड आउट कॉस्ट ऑफ अ बैच इज नोन एज। क्या बात समझ में आ रही है, बोलो यस और नो। अरे यस और नो बताओ। जब किसी प्रोडक्ट या सर्विस की कॉस्ट को डिटरमाइन करते वक्त मैं फिक्स कॉस्ट भी लूंगा, वेरिएबल कॉस्ट भी लूंगा, इन शॉर्ट टोटल कॉस्ट लूंगा, उसे क्या बोलेंगे, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। क्या बोलेंगे। और मैं ओनली वेरिएबल कॉस्ट लूंगा तो, डायरेक्टली रिलेटेड कॉस्ट लूंगा तो स्टैंडर्ड कॉस्ट लूंगा, एक्चुअल कॉस्ट लिखूंगा, दोनों का डिफरेंस निकालूंगा। डिफरेंस को क्या बोलते हैं, वेरिएंस। क्या बोलेंगे। क्या कंसेप्ट क्लियर, बोलो यस और नो। एक ऑर्गेनाइजेशन की अलग अलग यूनिट जब सिमिलर टाइप ऑफ कॉस्ट फॉलो करती है उसे क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म कॉस्टिंग। क्या बोलते हैं, टारगेट कॉस्टिंग का एक और नाम काइजन कॉस्टिंग। क्या नाम है, तो टारगेटेड कॉस्ट, टारगेट कॉस्टिंग का सबसे पहले क्या डिटरमाइन करते हैं हम लोग, टारगेटेड सेलिंग प्राइस। क्या डिटरमाइन करेंगे, फिर लेंगे टारगेटेड प्रॉफिट, तब जाके आएगी हमारी टारगेटेड कॉस्ट। क्या कंसेप्ट क्लियर, बोलो यस और नो। बताओ। कॉस्ट शीट को बनाने की कितनी अप्रोच, दो, कौन कौन सी, हमारे सिलेबस में कौन सी है, ट्रेडिशनल मॉडर्न का बेसिक डिफरेंस क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। क्या है भैया, अगर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड को प्रोडक्ट की कॉस्ट माना जाता है तो कौन सी अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच, और प्रोडक्ट की कॉस्ट नहीं मानते तो मॉडर्न अप्रोच। क्या कंसेप्ट क्लियर, बोलो यस और नो। अरे यस और नो। स्टॉक का वैल्यूएशन कितने मेथड से हो सकता है, चार। कितने मेथड से, कौन कौन सा, फीफो, लीफो, सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज। कुछ नहीं बोला गया तो, कुछ नहीं बोला गया तो। और AS2 रिवाइज कितने मेथड को रिकमेंड करता है, दो, फीफो और याद रहेगा, बोलो यस और नो। मुझे बताओ। फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग एक सब्जेक्ट है, अलग अलग सब्जेक्ट, तो दोनों में कुछ समानता भी है, कुछ डिफरेंसेस भी है, बोलो यस और नो। तो बताओ। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट कहां पे लगता है, मेरे कॉस्ट में भी लगता है, तभी तो कॉस्ट अकाउंटिंग कर रहे हैं, तभी तो कर रहे हैं। दोनों में अप्लाई होगा, किस में अप्लाई होगा, दोनों में। अकाउंटिंग पीरियड कहां अप्लाई होगा,
फाइनेंशियल में, पर हमारे यहाँ अकाउंटिंग पीरियड नाम का कंसेप्ट, इसलिए हमारे यहाँ अकाउंटिंग हम एक दिन की भी कर सकते हैं, एक वीक की भी कर सकते हैं, एक महीने की भी और एक साल की भी। क्या अक्रूवल मैचिंग हमारी दुनिया में अप्लाई होता है क्या? अरे बोलो यस और नो। जैसे फाइनेंस में अप्लाई होता है वैसे हमारी दुनिया में अप्लाई होता है क्या? कंसेप्ट क्लियर? बोलो यस और नो। अरे यस और नो। मुझे बताओ जनरल एजम्पशन क्या है कॉस्ट अकाउंटिंग की? जनरल एजम्पशन प्राइम कॉस्ट पता होती है, ओवरहेड्स पता, इसलिए ओवरहेड क्या होते हैं? एब्जॉर्ब। क्या होते हैं? क्या होते हैं? चार्ज। क्या होते हैं? अप्लाइड। क्या होते हैं? रिकवर। क्या कंसेप्ट क्लियर? बोलो यस और नो। बताओ प्राइम कॉस्ट क्यों पता होती है? क्योंकि वो वेरिएबल कॉस्ट होती है, और वेरिएबल कॉस्ट की खासियत होती है वो पर यूनिट में पता होती है। क्या कंसेप्ट क्लियर? बोलो यस और नो। तो जब मुझे बताओ आंसर दो, जब प्राइम कॉस्ट पता होती है इसका मतलब वो एक्चुअल है कि एस्टिमेटेड है? एक्चुअल। क्या है वो? एक्चुअल। और ओवरहेड हमको पता नहीं, इसलिए क्या करेंगे? एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब करेंगे ना, बोलो यस और नो। कौन से ओवरहेड एब्जॉर्ब करेंगे? फिक्स ओवरहेड या वेरिएबल? फिक्स ओवरहेड। क्या बोलेंगे? फिक्स ओवरहेड। मुझे बताओ एब्जॉर्ब किया हुआ एस्टिमेशन में बेचता, बोलो यस और नो। फिर ईयर एंड होते होते हमारे सामने सच्चाई आ जाएगी तो हमें एक्चुअल ओवरहेड पता चल जाएगा। क्या पता चल जाएगा? एक्चुअल ओवरहेड। जब एक्चुअल ओवरहेड और एब्जॉर्ब ओवरहेड अगर दोनों सेम है, दोनों क्या है? सेम, मतलब हमारा सपना और हकीकत दोनों सेम है, तो बताओ जीवन में कोई कलेश होगा या नहीं होगा? पर दोनों अगर अलग अलग है तो कलेश होगा ना, बोलो यस और नो। तो बताओ उस डिफरेंस को क्या बोलते हैं? अंडर एब्जॉर्प्शन या अंडर एब्जॉर्प्शन या बताओ एब्जॉर्ब ज्यादा हुए तो क्या बोलेंगे? ओवर एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्ब कम हुए तो अंडर एब्जॉर्प्शन इज अ लॉस, ओवर एब्जॉर्प्शन इज अ। क्या कंसेप्ट क्लियर? बोलो यस और नो। मुझे बताओ अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन इज द डिफरेंस ऑफ, नहीं नहीं पहले एब्जॉर्ब बाद में एक्चुअल। एब्जॉर्ब एंड एब्जॉर्ब एंड एब्जॉर्ब एंड एक्चुअल। क्या कंसेप्ट क्लियर है? बोलो यस और नो। अरे यस और नो। मुझे जल्दी से बताओ अगर नॉर्मल लॉस के स्क्रैप रिलेशन से बेच के कोई पैसा आया है तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा? कॉस्ट कम कर देंगे। क्या कम कर देंगे? किसकी कॉस्ट कम करेंगे? तो देखना पड़ेगा कि स्क्रैप रिलेशन किसका है। रॉ मटेरियल का है तो किसकी कॉस्ट कम होगी? रॉ मटेरियल कंज्यूम। डब्ल्यूआईपी का है तो ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट क्या कम होगी? और फिनिश गुड्स का है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या कम होगा? क्या कंसेप्ट क्लियर है? बोलो यस और नो। ये सारी बातें हमने डिस्कस की है, सारी बातें हम लोग पढ़ चुके हैं। क्लियर बात है? सारी बातें आपको मुंह जबानी याद होनी चाहिए। आधी रात को कोई उठा के पूछे तो आंसर आना चाहिए। क्या आना चाहिए? आंसर। क्लियर बात है? चलो अब स्टार्ट करते हैं वापस से। बताओ कॉस्ट के कितने एलिमेंट्स होते हैं? और ये अरे ये टॉपिक तो मैंने यहीं से स्टार्ट किया है ना। ऐसा हंस क्या रहे हो भाई? मैं तो तुम्हारे तुम्हारे भले के लिए सिखा रहा हूं। देखो अभी भी सिखाया ना मैंने, है ना? स्टार्ट करेंगे ना इस टॉपिक को। क्लियर बात? आंसर देना देखना मत, किसी को भी पाप पड़ेगा बिना देखे। बताओ कॉस्ट के कितने एलिमेंट्स? 3। कौन कौन सा? मटेरियल, लेबर, अदर एक्सपेंस। तीनों कितने टाइप के? डायरेक्ट और डायरेक्ट को मिला के। देखो मैंने पहले पूछा ही नहीं था ना, जानबूझ के नहीं पूछा था, यहां सिखाना था मेरे को। क्लियर बात है? बताओ डायरेक्ट कॉस्ट को मिला के क्या बोलेंगे? और इनडायरेक्ट कॉस्ट को मिला के, और दोनों मिल गए तो कस्टमर को क्या बताएंगे? कैसे आएगा? कॉस्ट प्लस कॉस्ट। कैसे आएगा? प्राइम कॉस्ट प्लस प्राइम कॉस्ट प्लस। तो ओवरहेड को जब प्राइम कॉस्ट में ऐड करते तो टोटल कॉस्ट आती है। बोलो यस और नो। तो ओवरहेड को ऐड करना, ओवरहेड को किसमें? प्राइम कॉस्ट में। किसमें? इस एडिशन को सुनना ध्यान से, जब टोटल कॉस्ट निकालते हैं तो ओवरहेड्स को ऐड करते हैं प्राइम कॉस्ट में। ये मैथमेटिकली कॉन्सेप्ट है। क्या है ये? मैथमेटिक। भाई हमने प्राइम कॉस्ट में ओवरहेड को ऐड किया तो आ गई टोटल कॉस्ट। क्या आ गई? टोटल कॉस्ट। पर सुनना, ये जो ऐड किया हमने, इस एडिशन को हमारी दुनिया में नाम दिया गया। क्या दिया गया? नाम। आज के बाद हम ये ऐसे नहीं बोलेंगे कि ओवरहेड ऐड करते हैं। ओवरहेड क्या करते हैं? ऐड। बताओ ये ऐड करना कहां का वर्ड है? बताओ मैथ का कि कॉमर्स कॉस्ट का? अरे ऐड करना कहां का वर्ड है? मैथ का ही कॉस्ट का? मैथ का। क्लियर बात है? वापस समझो, ओवरहेड को ऐड करना प्राइम कॉस्ट में तब जाके टोटल कॉस्ट आएगी। ये ऐड करना मैथमेटिकल वर्ड है। कौन सा वर्ड है? मैथमेटिकल। और सुनना, कॉस्ट अकाउंटिंग में इस एडिशन को बोलते हैं एब्जॉर्ब। क्या बोलते हैं? बोलो सब लोग, क्या बोलते हैं? चारों नाम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एब्जॉर्ब, चार्ज, अप्लाइड, रिकवर। सबको बोलना है। क्या बोलेंगे? एब्जॉर्ब, चार्ज, अप्लाइड, रिकवर। मुझे बताओ ओवरहेड्स को प्राइम कॉस्ट में क्या करना है? नहीं, आज के बाद ऐड नहीं करेंगे। आज के बाद ऐड नहीं बोलेंगे। ऐड बताओ हमारी दुनिया का वर्ड है कि मैथ का है? क्या मैं आपको मैथ पढ़ा रहा हूं? क्या मैं आपको कॉस्ट पढ़ा रहा हूं? क्या पढ़ा रहा हूं? कॉस्ट। तो आज के बाद हम ऐड नहीं बोलेंगे। बोलो यस और नो। अरे यस और नो। बताओ ओवरहेड्स को प्राइम कॉस्ट में क्या करना है? एब्जॉर्ब। क्या करना है? चार्ज। क्या करना है? अप्लाइड। क्या करना है? कॉस्ट के वर्ड सीखो। किसके वर्ड सीखो? कॉस्ट के। भाई कुछ तो डिफरेंस रखो नॉर्मल स्टूडेंट्स में और सीए में वालों में।
ये बात है। अब प्रोफेशनल लोग हैं तो अपना कुछ तो स्टैंडर्ड होना चाहिए। बात समझ भाई, दुनिया कहती है ओवरहेड्स को ऐड कर रहे हैं, अरे ऐड करना तो मैथमेटिक्स का वर्ड है, हमारी दुनिया में क्या नाम देते हैं बताओ वापस से? एब्जॉर्ब, चार्ज, अप्लाइड, रिकवर। वापस से बोलो, एब्जॉर्ब, चार्ज, अप्लाइड, रिकवर। क्या कंसेप्ट क्लियर है? बोलो यस और नो। अरे यस और नो, शीट निकालो। ऑनलाइन स्टूडेंट्स अवनी, दिवांशी, हर्षल, हर्षित, कनिष्क, महक, नीलाक्षी, तन्मय, वैश्वी, समझ में आ रहा है बेटा? रिप्लाई करो बेटा फटाफट, सब लोग रिप्लाई करो फटाफट स्पीडली, और रिप्लाई किया करो बेटा ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। जिन्होंने प्रिंट आउट लिया बहुत अच्छी बात है, वरना मोबाइल में उंगली करें सब लोग, यही करना पड़ेगा, क्या करें? क्लियर बात है। कल प्रिंट आउट लेके आना है ना, 2 4 5 रुपए लगेंगे, मैं दे दूंगा आप लोगों को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एग्जाम्पल नंबर 1, ये ईशी का क्या धमकी दे रही है? ये बच्चों को डराती है बहुत, ध्यान दो सब लोग। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1, मैं बोल रहा हूं अगर आपने शीट के क्वेश्चन कर लिए तो ओवरहेड का दुनिया में कैसा भी प्रश्न आ जाए आपको डाउट नहीं आएगा, क्योंकि मेरे इन शीट के क्वेश्चन में सिर्फ कंसेप्ट है। क्या है? कॉन्सेप्ट। और मैं एक ही बात पे फोकस करता हूं, कॉन्सेप्ट। अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो क्वेश्चन कैसा भी आ जाए फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं। जॉब ऑर्डर, जॉब ऑर्डर 1000 यूनिट्स, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, बताओ इसके ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? एक्चुअल, 2 लाख रुपए। डायरेक्ट वेजेस, इसके ब्रैकेट में भी क्या लिखा हुआ है? एक्चुअल, 1 लाख रुपए। डायरेक्ट एक्सपेंसेस 50,000 रुपए, इसके ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? एक्चुअल। मुझे एक वर्ड बताना, सॉरी एक आंसर देना, मुझे बताओ डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंस एक्चुअल दे रखे, क्यों? क्योंकि ये प्राइम कॉस्ट है। क्या है ये? और ये नेचर वाइज कौन सी कॉस्ट होती है? वेरिएबल कॉस्ट। और वेरिएबल कॉस्ट जो हमें किसमें पता है? पर यूनिट में। और पर यूनिट में पता है तो इसका मतलब ये पता ही है ना हमको, बोले सुनो। तो जो पता है वो एक्चुअल लेंगे कि एब्जॉर्ब लेंगे? एक्चुअल। बताओ ये एक्चुअल कितनी यूनिट पे लगा होगा बेटा? 1000। कितनी यूनिट पे लगा होगा? 1000। आगे लाइन को ध्यान से पढ़ना। एस्टिमेटेड टोटल ओवरहेड्स फॉर द पीरियड 5 लाख रुपए। कितना है? नहीं वो 1 जीरो लगा दो, टाइपिस्ट नशे में होंगे ना। अब मोबाइल में करो उंगली, करो करो करो, मोबाइल में लिखो, है ना? इसलिए बोलता हूं प्रिंट आउट लेके आया करो, ठीक है? वो माई टाइपिस्ट थोड़े नशे में होंगे, भांग की गोली खाली होगी उन्होंने, माहौल बना दिया। एस्टिमेटेड टोटल ओवरहेड्स फॉर द पीरियड 5 लाख रुपए। एस्टिमेटेड टोटल डायरेक्ट मटेरियल फॉर द पीरियड कितना? 25 लाख रुपए। कितना? 25 लाख रुपए। इट इज द कंपनीज पॉलिसी टू एब्जॉर्ब, चार्ज, अप्लाइड, रिकवर्ड। अरे ये चारों में से कोई सा भी नाम दे दे, हमको चारों का मतलब पता है। क्लियर बात है? ओवरहेड्स ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, ठीक है? प्रॉफिट चाहिए बीवी बच्चों के लिए, कितना? 20%। किसका? कॉस्ट का। डिटरमाइन क्या करनी है? सेलिंग प्राइस। क्या डिटरमाइन करनी है? सेलिंग प्राइस। किसकी? जॉब ऑर्डर। बताओ कौन सा मेथड ऑफ कॉस्टिंग है? जॉब कॉस्टिंग। कौन सा भैया? कितनी कितनी यूनिट का ऑर्डर आया? 1000। क्या 1000 क्या बनानी है? यूनिट्स बनानी है। क्लियर बात है? ये यूनिट्स क्या है हमारा? कॉस्ट ऑब्जेक्ट। क्या है हमारा? और 1000 क्या है? कॉस्ट यूनिट्स। क्या है ये? अरे कॉस्ट यूनिट्स है ना, बोलो यस और नो। अरे ये बोलो यस और नो। अब मुझे बताओ 1000 यूनिट की कॉस्ट को निकालते वक्त मुझे ओनली वेरिएबल कॉस्ट लेनी है, फिक्स कॉस्ट लेनी है, या दोनों लेनी है? दोनों। इसका मतलब टाइप ऑफ कॉस्टिंग क्या है? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। क्या है ये? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। क्या किसी को डाउट है? समझ में आ गया? लिखना नहीं है कोई भी। मुझे बताओ डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम कितना लगा? 2 लाख। डायरेक्ट वेजेस कितना? 1 लाख। डायरेक्ट एक्सपेंस प्राइम कॉस्ट बता दो। 3,50,000। प्राइम कॉस्ट को नोट कर दूं? ए से बोलो यस और नो। ओवरहेड्स को नोट कर दूं? बी से बोलो यस और नो। बताओ ये 3,50,000 ये कौन सी कॉस्ट है? एक्चुअल की एस्टिमेशन? एक्चुअल। कितनी यूनिट में लगा होगा? 1000 यूनिट के प्रोडक्शन में लगा होगा, बोलो यस और नो। मुझे देख के बताओ 1000 यूनिट पे ओवरहेड कितने लगे?
कहां, किसने बोला 1000 पे लगे हैं? ये तो एस्टिमेटेड है। और ये बोल रहा है टोटल ओवरहेड फॉर द पीरियड, क्या बोल रहा है? फॉर द, लेट्स से अभी एक एजम्पशन लेते हैं कि वो पूरा पीरियड 1 साल का है। कितने साल का है? 1 साल का। तो पूरे 1 साल में 5 लाख के ओवरहेड लगने की संभावना है। एस्टिमेशन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? एस्टिमेशन। तो ये कॉस्ट अकाउंटेंट का एस्टिमेशन है कि पूरे पीरियड में 5 लाख के ओवरहेड लगने की संभावना है। तो बताओ क्या पूरे एक पीरियड में हमारे पास से भी एक यही जॉब ऑर्डर आया होगा क्या 1000? ये तो एक कस्टमर लेके आए ना। तो ऐसे जीवन में मेरे पास तो हजारों कस्टमर आए होंगे, बोलो ये सर नो। तो उन सब पे कुल मिला के पूरे पीरियड में कितने ओवरहेड्स लगे? 5 लाख। तो ये 5 लाख जो ओवरहेड दे रखे हैं, मुझे बताओ ये 1000 यूनिट पे दे रखे हैं या पूरे पीरियड के दे रखे हैं? 1000 पे कितना लगा मुझे पता नहीं है, मुझे पता नहीं है। बात समझ में आ गई बेटा? क्या कंसेप्ट क्लियर है? बोलो सर नो। और सुनना ध्यान से, पूरी कॉस्ट अकाउंटेंसी में प्राइम कॉस्ट हमको पता होगा पर ओवरहेड कभी पता नहीं होंगे। तभी तो ओवरहेड को क्या करना है हमको? एब्जॉर्ब। क्या करना है हमको? एब्जॉर्ब। पूरी कहानी ओवरहेड पे आके टक जाएगी। आप समझना, हमारी कहानी का इंटरवल हो जाएगा सिर्फ ओवरहेड्स पे। पूरी कॉस्ट अकाउंटेंसी में अगर आपको दुख दर्द तकलीफ कोई देने वाला है तो उसका नाम है ओवरहेड्स। क्या नाम है उसका? इसलिए मैं डे 1 पे सबसे पहला टॉपिक उठाता हूं, ट्रीटमेंट ऑफ ओवरहेड्स। जब आपको पूरी कॉस्ट अकाउंटिंग में ओवरहेड्स का ट्रीटमेंट सीखना है तो क्यों ना सबसे पहले यही सीख लो, वरना बार 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 हर बार रटते रहोगे। क्लियर बात है? जाग जाओ बेटा, जाग जाओ ना, जाग जाओ। कुछ बच्चे सोए हुए थे, बोला क्या माहौल बन गया, एकदम से नींद से जागे ना। जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो। मुझे बताओ कॉस्ट अकाउंटेंसी में, कॉस्ट अकाउंटेंसी में कहानी में इंटरवल किस पे हो जाएगा? ओवरहेड्स। कहानी में इंटरवल किस पे होगा? क्योंकि प्राइम कॉस्ट हमको पता होंगे पर ओवरहेड हमको पता कि ओवरहेड क्या करने पड़ेंगे? एब्सॉर्ब। क्या करने पड़ेंगे? एब्सॉर्ब। क्या कंसेप्ट क्लियर? बोलो ये सर नो। अरे बोलो ये सर नो। मैं ये नहीं बोलूंगा ओवरहेड ऐड करने, ओवरहेड क्या करने हैं? एब्सॉर्ब। क्या करने हैं? चार्ज। क्या करने हैं? अप्लाइड। क्या करने हैं? रिकवर। तो प्राइम कॉस्ट आ गई, ओवरहेड आ गई। बताओ क्या टोटल कॉस्ट कैसे आएगी? ए प्लस बी, ए माइनस बी? ए प्लस बी के पर ये आ सकता है क्या? क्योंकि मिलन अभी आधा अधूरा है। क्लियर बात है? फिर भी बच्चों के लिए प्रॉफिट लेंगे, उसको नोट कर देंगे डी से। किसको नोट कर देंगे? डी से। तो बताओ सेलिंग प्राइस कैसे आएगा? सी प्लस डी। क्या किसको डाउट यहाँ पे? बताओ पूरी कहानी में इंटरवल किसको हो जाएगा? ओवरहेड्स। जीवन में दुख दर्द तकलीफ नहीं, जीवन में नहीं, कॉस्ट अकाउंटिंग में दुख दर्द तकलीफ कौन देगा? ओवरहेड्स। कौन देगा? ओवरहेड। तो सबसे पहले इसको ही सल्टाना है। तो बात समझ में आ गई? किसी को डाउट यहाँ पे? बात समझ में आ रही है? क्लियर? हौले हौले से देन है। चलो पूछा क्या गया क्वेश्चन में, पढ़ के बताओ वापस से आखिरी लाइन। डिटरमाइन द सेलिंग प्राइस ऑफ जॉब ऑर्डर। क्लियर बात? लिखेंगे सॉल्यूशन, लिख देना शीट क्वेश्चन, हेडिंग डाल देना शीट क्वेश्चंस फॉर एग्जांपल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1। स्टेटमेंट शोइंग, देखो स्टेटमेंट शोइंग, बिल्कुल आलस नहीं करना है और जाग जाओ बेटा सब लोग। स्टेटमेंट शोइंग डिटर्मिनेशन ऑफ स्टेटमेंट शोइंग डिटर्मिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस। हमसे सेलिंग प्राइस पूछा गया है, पहले माइंड में बिल्कुल क्लैरिटी लाओ। सेलिंग प्राइस कैसे आएगा? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। बोलो सब लोग, कैसे आएगा सेलिंग प्राइस? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट कैसे आएगा बताओ? प्राइम कॉस्ट प्लस ओवरहेड। प्राइम कॉस्ट प्लस, और प्राइम कॉस्ट हमको पता होती है पर ओवरहेड हमको पता नहीं होते। क्लियर बात समझ में? क्या किसको डाउट यहां पे? तो एक कॉलम पर्टिकुलर और एक कॉलम माउंट, 7 to 8 लाइन्स, विड्थ रखना 80-20। पर्टिकुलर्स का जो विड्थ है वो 80% रखना और अमाउंट का विड्थ 20% है ना, नाप तौल के बनाना स्केल से। एक कॉलम पर्टिकुलर, एक कॉलम माउंट। पूरी कॉस्ट अकाउंटिंग में सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक कॉस्ट शीट के बाद वो ओवरहेड ही है। कॉस्ट शीट और ओवरहेड से ही सारे टॉपिक इंटर रिलेटेड है बस। थोड़ा सा फोकस करेंगे, काफी लेंथी टॉपिक भी है
और इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। अक्सर लोगों को कहा जाता है ओवरहेड्स छोड़ दो, और टॉपिक को पढ़ने के बाद शायद आपकी पहली पसंद बन जाए। कौन सी पसंद? पहली पसंद। टॉपिक की बात कर रहा हूं बस, है ना? ठीक है, लिखो पर्टिकुलर में सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, और पूरे सम्मान के साथ अमाउंट लिख दो। कितना अमाउंट है? 2 लाख रुपए। उसके बाद प्रत्यक्ष श्रम, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट वेजेस कितना अमाउंट दिया हुआ है? 1 लाख रुपए। उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना दिया हुआ था ये? 50,000 रुपए। 50,000 रुपए। और सारी डायरेक्ट कॉस्ट को मिला के जो आएगा उसको हम प्यार से क्या बोलेंगे? प्राइम कॉस्ट। थोड़ा सा साइड में लिखना प्राइम कॉस्ट, और हम डिनोट कर देंगे तुम ए हो। तुम क्या हो? ए। ये बात है। बताओ प्राइम कॉस्ट कितना आ रहा है? 3,50,000। 3,50,000। वापस से मुझे आंसर दे दो, ये 3,50,000 जो प्राइम कॉस्ट लगे, कितनी यूनिट की प्रोडक्शन पे लगे हैं? 1000। कितने से यूनिट पे? 1000, जो हमें एक्चुअल में पता था। एक्चुअल में पता था। बताओ प्राइम कॉस्ट में ओवरहेड्स को क्या करना है? एब्जॉर्ब। क्या करना है? एब्जॉर्ब। तो लिख दो ओवरहेड्स। तो ये कौन से ओवरहेड्स है? कुछ भी दिया हुआ तो भैया प्रोडक्शन कहां पे होता है? फैक्ट्री में। तो ये फैक्ट्री ओवरहेड्स मान लूंगा मैं। क्लियर बात समझ में? ओवरहेड्स। और ओवरहेड्स के ऐड करने को क्या बोलते हैं हम लोग? एब्जॉर्ब। तो हमेशा लिखना है ओवरहेड्स एब्जॉर्ब, डिनोटेड बाय कैपिटल बी। हम बोलेंगे तुम बी हो, तुम बी हो। बताओ ओवरहेड्स एब्जॉर्ब हमें पता है, कहानी में इंटरवल हो जाएगा, इंटरवल हो जाएगा। क्लियर बात समझ में? एक लाइन छोड़ के लिखेंगे टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट आंसर दो, कैसे आएगा बेटा? ए प्लस बी। और हम इसको डिनोट करेंगे, हम बोलेंगे तुम सी हो। क्या बोलेंगे? तुम सी हो। अरे मैंने कुछ नहीं बोला, पता नहीं क्यों हंसते हो तुम लोग। ए प्लस बी सी तो आएगा ना। भारत की भारत की खतरनाक जनता, डर्टी इंडियंस। ठीक। टोटल कॉस्ट ए प्लस बी डिनोटेड बाय सी। हमने बोला तुम सी हो। क्लियर बात है? चलो बी बच्चों के लिए क्या लेना है जल्दी से बताओ? प्रॉफिट। तो लिखो भैया अगले में प्रॉफिट। प्रॉफिट एट द रेट कितना परसेंट बोल के बताओ? 20% किसका? ऑन कॉस्ट। और हम इसको बोलेंगे तुम क्या हो? डी। तुम क्या हो? डी। नहीं आ सकता क्योंकि मिलना भी आधा अधूरा है। एक लाइन छोड़ के बताओ क्या आएगा जिसका हमें था इंतजार? सेलिंग प्राइस। क्या आएगी? सेलिंग प्राइस। आंसर दे दो कैसे आएगा? सी प्लस। इसको बोलने में जोर आ रहा है, कैसे आएगा? अरे बोलो रे कैसे आएगा? सी प्लस डी। मतलब इतना टफ था कि लोग बोल नहीं पा रहे हैं, जबान लड़खड़ा रही है इनकी। सेलिंग प्राइस सी प्लस डी। बस इतनी सी बात, और कहने में इतना समय लगा दिया तुम लोगों ने। बंद कर दो, खत्म। कस्टमर को सेलिंग प्राइस बतानी है, सेलिंग प्राइस बतानी है। आंसर दो, कहानी में इंटरवल किस पे हो गया? ओवरहेड्स। सारी कहानी आगे कहां पे टक गई? ओवरहेड्स पे। चलो 1 मिनट के लिए मैं आपको कॉमन सेंस यूज करने को बोल रहा हूं। मुझे बताओ ओवरहेड का कितना अमाउंट आना चाहिए? गोविंद तुम मत बताया करो, तुम चीटिंग करवा दो क्लास को। बाकी लोग शक्ति प्रदर्शन करो। बाकी के लोग शक्ति प्रदर्शन करो। गोविंद का गलत है, गोविंद का गलत है। ठीक है, थोड़ा कॉमन सेंस यूज करो, शक्ति प्रदर्शन करो, देखे किसमें कितना कम दम। $40,000। अंकित ने भी ये बताया, देखते हैं। डिंपल तुम बता दो सबको आंसर फटाफट, फटाफट बता दो। अरे बता दो, बता दो, बता दो, सबको बता दो। मेहुल समझा दो। तुम्हें कॉपी में लिखना ही नहीं था, ये तो माइंड में हो जाता। कैलकुलेटर की भी नीड नहीं थी। बालिकाओं में कोई
कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं, बहुत ही दुख की बात है। बस दुख की घड़ी में मैं आपके साथ हूं, डरना नहीं है बिल्कुल भी। चलो छोड़ो, आ जाओ बोर्ड पे ध्यान दो, बोर्ड पे ध्यान दो, अब मैं समझाऊंगा ना। जिन लोगों ने कैलकुलेट कर लिया अच्छी बात थी, हालांकि उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं था, बिल्कुल बेसिक कॉमन सेंस। क्लियर बात है। तो फिर भी अगर आप लोगों ने नहीं किया तो इस पे कोई दिल पे नहीं लेना है। क्लियर बात, मैं सिखा रहा हूं, ध्यान दो ध्यान दो। पॉइंट नंबर 7 पे आ जाओ, जो मैंने आपकी कॉपी में लिखवाया। मैंने आपको पॉइंट नंबर 7 और 8 समझाए नहीं थे, और 7 पे जो मैंने 5 तारे लगवाए आपको, 5 तारे, ठीक है। देखो ध्यान से, 7वें पॉइंट को पढ़ते हो, मेरे साथ साथ रिप्लाई देना। कॉस्ट अकाउंटेंसी में ओवरहेड्स को क्या करना है, आंसर दो। एब्जॉर्ब। क्या करना है, चार्ज। क्या करना है, अप्लाइड। क्या करना है, रिकवर। मैं हर बार बोलूंगा कॉस्ट अकाउंटेंसी में क्या करना है, मैं 4 बार पूछूंगा तो आपको चारों बार चारों नाम लेने। के लिए बात वापस से बताओ, कॉस्ट अकाउंटेंसी में ओवरहेड क्या होंगे, क्या होंगे, क्या होंगे, क्या होंगे, किससे होंगे, रेट से। बोलो किससे होंगे। वो रेट किस पे बेस्ड है, एस्टिमेशन पे। किस पे बेस्ड है, अरे किस पे बेस्ड है, एस्टिमेशन पे। और अप्लाई किस पे होगा, एक्चुअल फिगर पे। उस रेट को बोलेंगे पीडीआर। क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको, पीडीआर। क्लियर बात है। पूरी कॉस्ट अकाउंटिंग इसी पॉइंट पे बेस्ड है, ध्यान रखना। बात समझ में। यहां तो फिर होगा कि भैया टीचर अलग अलग फॉर्मूले लिखाएंगे, आप उनको रटोगे और एग्जाम में भूल गए तो फिर गालियां दोगे। ऐसा काम नहीं करना है। क्लियर बात है। वापस से रिप्लाई करना, वापस से आपके जहन में बिठा दूंगा इसको। बताओ कॉस्ट अकाउंटेंसी ओवरहेड को क्या करना है, सबको मेरी तरफ देख के बोलना है। कॉस्ट अकाउंटेंसी ओवरहेड क्या होंगे, क्या होंगे, चार्ज। क्या होंगे, अप्लाइड। क्या होंगे, किससे होंगे, रेट से। रेट किस पे बेस्ड है, अप्लाई किस पे होगा, उस रेट को क्या बोलते हैं, पीडीआर। क्या बोलते हैं, पूरा फुल फॉर्म बोलो, प्री डिटरमाइन ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। पूरा बोलो, प्री डिटरमाइन ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। अब ये पीडीआर को कैलकुलेट करने के लिए कुछ मेथड्स होती है। क्या होती है, मेथड्स। क्या होती है, मेथड। पहली मेथड बोल के बताओ, बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल। दूसरा बोलो बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ, तीसरा बोलो बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ टाइम कॉस्ट। चौथा बेस्ड ऑन मशीन आर्ट। पांचवा बेस्ड ऑन लेबर आर्ट। छठा बेस्ड ऑन यूनिट्स। सातवां एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। और आठवां क्या है, अदर्स। क्या है, मतलब और भी एग्जामिनर चाहे तो कोई सा ही मेथड दे सकता है, कोई सा ही मेथड दे सकता है। क्या कंसेप्ट क्लियर है, बोलो यस और नो। अरे यस और नो, अरे यस और नो। चलो तो अब बिना देखे कॉपी में मुझे आंसर देना। कॉस्ट अकाउंटेंसी में ओवरहेड क्या होते हैं, एब्जॉर्ब। क्या होते हैं, चार्ज। क्या होते हैं, अप्लाइड। क्या होते हैं, किससे होंगे, रेट से। तो पहले हमें वो रेट निकालनी है। क्या निकालनी है, रेट। उस रेट का नाम क्या है बताओ जल्दी से, पीडीआर। क्या नाम है रेट का नाम, पीडीआर। और पीडीआर को कैलकुलेट करने की मेथड होती है, क्या होती है। तो क्वेश्चन में पढ़ के देख के बताओ, आपको क्या लगता है कि कंपनी ओवरहेड को एब्जॉर्ब कौन से बेसिस पे कर रही है, परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, परसेंटेज ऑफ। अरे क्वेश्चन में मेंशन है ना, बोलो यस और नो। अरे यस और नो। तो पीडीआर के ब्रैकेट में मैं लिख दूं भैया बेस्ड ऑन। क्या लिखूंगा मैं, बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल। बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल। क्या किसी को डाउट यहां पे, चलो अब मुझे आंसर दो बेटा। मुझे परसेंटेज निकालना, परसेंटेज निकालने के लिए सुनना, दो पार्टी होगी, न्यूमरेटर एक डिनोमिनेटर। और परसेंट में निकालने के लिए इनटू किससे करना पड़ेगा, 100। यही बात है ना। अरे बोलो यस और नो, अरे यस और नो। मुझे बताओ वापस से, ओवरहेड का एब्जॉर्प्शन करने का आज मेथड किस पे बेस्ड है, डायरेक्ट मटेरियल पे। किस पे बेस्ड है, तो बताओ ओवरहेड का एब्जॉर्प्शन इज बेस्ड ऑन डायरेक्ट मटेरियल, इज बेस्ड ऑन। तो बताओ फॉर्मूला क्या बनना चाहिए, ओवरहेड इज बेस्ड ऑन, बेस्ड हमेशा नीचे आता है ना, बोलो यस और नो। अरे यस और नो। तो ओवरहेड एब्जॉर्प्शन इज बेस्ड ऑन डायरेक्ट मटेरियल, और परसेंट में निकालना है तो इनटू। क्या किसको डाउट इसमें, मैं अभी रटवा नहीं रहा हूं, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। वापस से बताओ, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन इज बेस्ड ऑन मेथड्स, बेस्ड ऑन मेथड। और यहां पे कौन सा मेथड है बताओ, डायरेक्ट मटेरियल। कौन सा मेथड है, तो ओवरहेड का बेस्ड है डायरेक्ट मटेरियल, तो बेस हमेशा नीचे आएगा ना, बोलो यस और नो। तो ओवरहेड डिवाइड बाय डायरेक्ट मटेरियल, और परसेंट निकाला तो इनटू 100। क्या कंसेप्ट क्लियर, बोलो यस और नो। अरे यस और नो। बताओ क्या ये फॉर्मूला मैंने आपको रटवाया है या बताया कैसे बना,
मैंने बताया कैसे बना, वरना समझो मॉड्यूल के अंदर 9 फॉर्मूले में आपको 9 के 9 फॉर्मूले लिखवा दूं और बोलूं याद कर लो, क्या कर लो, याद। पर आप समझो अगर आपने ये फॉर्मूला बनाना सीख लिया तो उस पूरा चैप्टर कंप्लीट। अब मुझे बताओ, अब मैं आपसे फॉर्मूला पूछ रहा हूं, अगर क्वेश्चन बोलता बेस्ड ऑन डायरेक्ट वेजेस, बताओ फॉर्मूला क्या बनता? ओवरहेड्स अपॉन डायरेक्ट वेजेस इनटू 100। सीख गए ना आप लोग? अब मुझे लिखवाने की जरूरत है क्या? बताओ क्वेश्चन बोलते बेस्ड ऑन प्राइम कॉस्ट, फॉर्मूला बताओ। ओवरहेड्स अपॉन प्राइम कॉस्ट इनटू 100। क्या कंसेप्ट क्लियर? बोलो सर नो। वो बोले कि बेस्ड ऑन फैक्ट्री कॉस्ट, अब बोलो ओवरहेड्स अपॉन फैक्ट्री कॉस्ट इनटू 100। मैंने लिखवाया नहीं फैक्ट्री कॉस्ट, मैंने अदर लिखवाया। क्या लिखवाया है? अदर्स। तो अदर्स में तो कुछ भी आ सकता है ना, बोलो सर नो। आपको आना चाहिए हाउ टू मेक फॉर्मूला, आपको फॉर्मूले बनाने आने चाहिए। क्या कंसेप्ट क्लियर? बोलो यस सर नो। अरे यस सर नो। वापस से बोर्ड पे, वापस से बोर्ड पे ध्यान दो, बताओ आंसर दो। कॉस्ट अकाउंटेंसी में ओवरहेड क्या होते हैं? क्या होते हैं? चार्ज। क्या होते हैं? क्या होते हैं? किससे होंगे? रेट से। उस रेट को क्या बोलेंगे? ये पीडीआर। क्या बोलेंगे? ये रेट किस पे बेस्ड है? एस्टिमेटेड पे। किस पे बेस्ड है? तो बताओ ये रेट निकालनी है तो ये फिगर जो लूंगा मैं ओवरहेड, बताओ एक्चुअल लूंगा कि एस्टिमेटेड? तो एस्टिमेटेड ओवरहेड, और ये भी क्या लूंगा? एस्टिमेटेड डायरेक्ट मटेरियल। क्या कंसेप्ट क्लियर? बोलो ये सर नो। फॉर्मूला समझ में आ गया सबको कैसे बना है? बोलो ये सर नो। तो यही लिखना है हमको, वर्किंग नोट। वर्किंग नोट्स। वर्किंग नोट्स में पहला पॉइंट पीडीआर। वर्किंग नोट में पहला पॉइंट पीडीआर। सब पीडीआर लिखना अलाउड है। वैसे तो 90% मॉड्यूल में पीडीआर ही लिखते हैं, पर अगर क्वेश्चन में प्री डिटरमाइंड रेट लिखा हुआ है तो आप भी एग्जाम में फुल फॉर्म लिख के आना। क्लियर बात समझ में? देखेंगे पीडीआर ब्रैकेट में बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल। ऑनलाइन टाबरो समझ में आएगा थोड़ा थोड़ा? पीडीआर ब्रैकेट में बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, ब्रैकेट बंद। क्लियर है? एक कॉलम पर्टिकुलर्स, एक कॉलम माउंट, 3 to 4 लाइन, ज्यादा बड़ा नहीं। लेंथ वही 80-20, सॉरी विड्थ वही 80-20, लेंथ 3 to 4 लाइन बस। सबसे पहले लिखेंगे एस्टिमेटेड टोटल ओवरहेड्स, एस्टिमेटेड टोटल ओवरहेड्स फॉर द पीरियड। ये पूरे पीरियड क्या है ना, मुझे तो 1000 यूनिट पे कितना लगा वो चाहिए। एस्टिमेटेड टोटल ओवरहेड्स फॉर द पीरियड, डिनोट कर दो कैपिटल ए से। हम बोलेंगे तुम ए हो, बताओ कितना दे रखा है? 5 लाख। अमाउंट कॉलम में 5 लाख रुपए। नेक्स्ट लाइन में एस्टिमेटेड टोटल, आप लोग बताओ क्या लूं मैं? प्राइम मटेरियल लूं, लेबर लूं, प्राइम कॉस्ट लूं, फैक्ट्री कॉस्ट लूं, क्या लूं? क्योंकि कंपनी की पॉलिसी है ना। और सुनना, अगर वो ये लाइन नहीं भी बोलता तो भी मैं क्या लेता? डायरेक्ट मटेरियल, क्योंकि क्वेश्चन को देख के पता चल रहा है। बताओ क्वेश्चन में एस्टिमेटेड क्या दे रखे थे हमको? डायरेक्ट मटेरियल। क्या दे रखे थे? डायरेक्ट मटेरियल। तो क्वेश्चन को देख के भी हम जज कर लेंगे, जरूरी नहीं है कि एग्जामिनर बोले। कई बार कुछ बातें ऐसी होती है ना बिना बोले भी समझी जाती है, तो आपको भी समझना पड़ेगा। क्लियर बात है? तो लिखो एस्टिमेटेड टोटल डायरेक्ट मटेरियल, एस्टिमेटेड टोटल डायरेक्ट मटेरियल फॉर द पीरियड, डिनोटेड बाय कैपिटल बी। हम बोलेंगे तुम बी हो, बताओ कितना अमाउंट? 25 लाख है ना, 25 लाख। एक लाइन छोड़ के थोड़ा सा साइड में लिखेंगे पीडीआर। बताओ ए प्लस बी आएगा, ए माइनस बी से आएगा? ए अपॉन बी इंटू 100। बहुत ही बढ़िया ना, जागते रहो, इसे कॉमन सेंस बोलेंगे ना। ए अपॉन बी इंटू 100। बताओ कितना आंसर? 20 नहीं, 20%। 20%। क्लियर बात है? और इस पे मैं बड़ा ब्रैकेट लगा रहा हूं, बड़ा ब्रैकेट। समझ में आ गया सभी को मैंने बड़ा ब्रैकेट क्यों लगाया? कितने लोगों को समझ में आया? पहले तो ये बताओ मुझे, कितने लोगों को समझ में आया मैंने बड़ा ब्रैकेट क्यों लगाया? तो मुझे आश्चर्य हो रहा है, आप लोग प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो। ये बातें तो शायद कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स को 11th 12th में बता दी जाती है।
अच्छा, अगर मैं छोटा ब्रैकेट लगा देता इसका मतलब क्या होता है? माइनस का साइन। तो बड़ा ब्रैकेट क्यों लगाते हैं? नहीं नहीं नहीं, डिफरेंट वैल्यूज को डिस्क्लोज करने के लिए। कौन सी वैल्यूज को बताओ? यहां पे मैंने हेडिंग क्या डाली थी? अमाउंट। क्या हेडिंग डाली थी? और बताओ ये 20% अमाउंट में कि परसेंटेज में? तो जब भी आपको कोई डिफरेंट वैल्यूज डिस्क्लोज करनी हो तो अपन यूज करते हैं बड़ा ब्रैकेट। क्या यूज करते हैं? बड़ा ब्रैकेट। क्या कंसेप्ट क्लियर है? आपको पता होना चाहिए छोटी छोटी बातें। क्लियर बात? तो बड़ा ब्रैकेट लगा दो 20%। 20%। 20%। डन बात है। चलो अब मैं थोड़ी सी बात करूंगा आपसे, लिखना नहीं है। मुझे बताओ हमारा अनुमान क्या था? कॉस्ट अकाउंटेंट का अनुमान बताओ, साल भर में कितना मटेरियल लग सकता है? अरे साल भर में कितना मटेरियल लग सकता है? तो फिर सब साल भर में 25 लाख का मटेरियल लगेगा, तो साल भर में कितने ओवरहेड लगने की संभावना है? 5 लाख। इसका मतलब कितना परसेंट हुआ? मतलब अगर मटेरियल 100 रुपए का लगता है तो उसका 20% ओवरहेड लगने की संभावना है ना? बोले यस और नो? अरे यस और नो? अरे यस और नो? तो वापस से मुझे बताओ, कॉस्ट अकाउंटेंसी में ओवरहेड क्या होते हैं? एब्जॉर्ब। क्या होते हैं? चार्ज। क्या होते हैं? अप्लाइड। क्या होते हैं? रिकवर। किससे होंगे? रेट से। और वो रेट किस पे बेस्ड था? एस्टिमेशन पे। अब ये रेट अप्लाई किस पे होगा? एक्चुअल पे। क्लियर बात है? तो एक्चुअल में बताओ 1000 यूनिट बनाने के लिए कितना मटेरियल लगा? कितना लगा? 2 लाख। तो 2 लाख अगर मटेरियल लगा है तो उसका 20% ओवरहेड लगने की संभावना है। ये लगा थोड़ी ना, ये तो क्या है? संभावना। एक्चुअल आज पता चलेगा पीरियड एंड होने पे। पीरियड एंड होने पे। क्लियर बात है? तो 2 लाख का 20% बताओ कितना हो गया? 40,000। क्या कंसेप्ट क्लियर? सभी को बोले यस और नो? अरे यस और नो? चलो, तो ये 20% है ना, इस 20% को पढ़ा जाता है। इस 20% को पढ़ा जाता है। कैसे पढ़ते मैं बताऊं? चलो छोड़, दो बातें करता हूं। अकाउंट्स का मतलब पता है आपको? बहुत ही बेसिक बात की है। अकाउंट्स का मतलब, ये कॉमर्स के स्टूडेंट का दुर्भाग्य है, तभी तो मैं बोल रहा था डे वन पे कि कॉमर्स के स्टूडेंट जीरो नहीं माइनस में चल रहे हैं। इसमें माइनस में। इसलिए टीचर भी रटवा देते, क्या करना है रे, क्यों दिमाग लगाए रे, रट लो रे, ये लिख लो, याद कर लो, ऐसा होता है बस। अकाउंट्स का मतलब नहीं पता? अद्भुत, आश्चर्य। तो फिर तो अकाउंटिंग का मतलब भी नहीं पता होगा। किसका मतलब? अकाउंटिंग का मतलब क्या बताया तुमने? ठीक है, और? ठीक है, ठीक। फिर तो तीसरा वर्ड भी अकाउंटेंसी, नॉट नेंसी। नहीं पता ना? मुझसे नहीं पढ़े ना अकाउंट, चक्कर ये बढ़िया। पढ़ते तो सारी चीजें खोल देते। कंसेप्ट, कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूं ना, बिना कॉन्सेप्ट के आगे थोड़ा चलेंगे। पता नहीं क्यों हंस रहे हो तुम लोग। ध्यान दो, अभी मैं अकाउंट्स पे नहीं आ रहा, अकाउंटेंसी पे नहीं आ रहा, अकाउंटिंग पे आ रहा हूं बस। अगर आप किसी भी बुक को उठा के देखोगे दुनिया में कोई सा ही मॉड्यूल, तो अकाउंटिंग के बारे में पहला वर्ड लिखा होगा, इट इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। किसी भी मॉड्यूल जब उठा के पढ़ना अकाउंटिंग के बारे में पहला शब्द ही लिखा होगा, इट इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। क्या लिखा होगा? लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। क्लियर बात है? अब क्यों लैंग्वेज ऑफ बिजनेस कहते हैं ये भी समझो। जैसे मैं हिंदी में बोल रहा हूं, क्या आपको समझ में आ रहा है? बोलो यस और नो। अरे यस और नो? मैं आंग्ल भाषा में बोलता हूं, समझ में आता है क्या? अरे आंग्ल भाषा में बोल रहा हूं, समझ में आएगा क्या? अरे आंग्ल मतलब अंग्रेजी होता है रे, अंग्रेजी को हिंदी में आंग्ल बोलते रहे। कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है तुम लोगों के। मैंने क्या बोलता, या तो हिंदी आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। या तो हिंदी आनी चाहिए, या शर्म आनी चाहिए। बोलो सर हमको दोनों ही नहीं आती। चलो मुझे बताओ, मैं हिंदी बोलता हूं समझ में आती है ना थोड़ी थोड़ी? बोलो ये सर नो। और मैं आंग्ल भाषा बोलता हूं तो भी समझ में आता है ना? पर मैं आपकी तरफ तमिल बोलने लग जाऊं तो नहीं आएगा ना? नहीं बोलो, यस को बोली शिका। अरे तो मैं तो बोलने लग जाऊं कुछ भी, ठीक है, मैं अभी रशियन बोलने लग जाऊं, को समझ में आएगी क्या? है ना? रशियन के नाम से बहुत जल्दी ऐसे हैं, लड़कों में उत्साह नजर आ रहा है। ठीक है, खतरनाक बच्चे हैं। ठीक है, समझो 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 मेरी बात। अरे मेरी बात तो सुन लो रे। अकाउंट, जैसे मैं आपको हिंदी बोल रहा हूं, आप हिंदी को समझ पा रहे हो। क्यों समझ पा रहे हो बेटा? क्योंकि आपको इसकी नॉलेज है, आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग है।
मैं इंग्लिश में बात कर रहा हूं, आपको समझ में आता है क्यों? क्योंकि आपको इसकी नॉलेज है, आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग है। पर मैं भी तमिल बोलूं, मराठी बोलूं, बंगला बोलूं, क्लियर बात है, चाइनीज में मंदारिन लैंग्वेज होती है ना, वो बोलूंगा, रशियन बोलूंगा, तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि हमें उसकी नॉलेज नहीं है, हमें उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो सिमिलरली अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। जो पर्सन बिजनेस करते हैं वही इस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अंडरस्टैंड। सपोज बताओ, ये मैंने क्या लिखा है बताओ? डेबिट रिकॉर्ड, क्रेडिट रिकॉर्ड। गलत मत बोलो, ये अपनी लैंग्वेज है। और कॉमर्स के 99% स्टूडेंट को देना ना, वो डीआर और सीआर को क्या बोलते हैं? डेबिट और बताओ, उनको अपनी लैंग्वेज ही नहीं आती है। समझ में आ रहा है? अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। चलो मैं आगे बात कर रहा हूं, ये बिजनेस की लैंग्वेज है, तो जो पर्सन बिजनेस कर रहा है उसे इस लैंग्वेज को समझ में आना चाहिए कि बिजनेस में क्या चल रहा है, बिजनेस में क्या चल रहा है। जैसे मैं हिंदी बोलूंगा तो आप मेरी भावनाओं को समझ जाओगे, जेबीटी सर क्या बोलना चाहते हैं। तो ऐसी अकाउंट्स की भी फीलिंग्स होती हैं। अकाउंट्स को देख के पढ़ा जाता है, उनको समझा जाता है कि ये पर्टिकुलर अकाउंट्स क्या बोल रहा है। पर आपने कभी उससे पढ़ा ही नहीं ना। आपने तो कैसे रटा होगा, मैं आपको बता देता हूं। टीचर ने बनाया होगा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, फिर बनाया होगा पार्टनर्स कैपिटल। टीचर ने बोला ये आइटम ये आया है, इसको यहां लिख देना। P&L एप्रोप्रिएशन ये आइटम यहां है, इसको यहां लिख देना पार्टनर्स कैपिटल में। और बच्चों ने रट लिया। बोलो यस और नो? भगवान की कसम सबने ऐसे रटा हुआ है। क्लियर बात? उसके बाद तो छोड़ो, उसके बाद देखो रियलाइजेशन अकाउंट पढ़ते थे हम लोग। क्या पढ़ते थे? तो टीचर ने बोला ये बैलेंस शीट है, यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट है, तो बैलेंस शीट में असेट्स है, वो रियलाइजेशन में धरा जाएगी, लायबिलिटी धरा जाएगी। और बच्चे रट लेते थे। अरे ये तो छोड़ो, वो शेयर कैपिटल के 8 एंट्री रट लेते लोग। 2 एप्लीकेशन, 2 अलॉटमेंट, 2 फर्स्ट कॉल, 2 सेकंड कॉल। उनको पता नहीं है क्यों, पता नहीं है क्यों। कैश बुक में तो ऐसे याद कर लेते, आयो राम गयो राम, जो आया वो इधर और जो गया इधर। ये दुर्भाग्य है, और इससे बड़ा दुर्भाग्य है कैश फ्लो। बच्चे एक्टिविटी रखते कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाएगा इनफ्लो आउटफ्लो, फाइनेंसिंग में जाएगा इनफ्लो आउटफ्लो, और इन्वेस्टिंग में जाएगा। पीछे भी रटवा देते थे, वो फॉर्मेट बनाते थे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, इसमें ये ऐड करना, ये लेस करना, ये ऐड करना, ये लेस करना, और कुछ आ जाए तो गाली बक देना मेरे को। टीचर रटवा देते थे, बच्चे भी रटते थे। मुझे समझ में नहीं आता क्यों। आप समझो, अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। आपको लैंग्वेज आनी चाहिए, और हर अकाउंट्स की एक फीलिंग होती है, हर अकाउंट्स कुछ ना कुछ बोलता है। और डेफिनेटली जब मैं आपको एंट्री सिखाऊंगा, मैं आपको अकाउंट्स ही बनवाऊंगा और उनको पढ़ना सिखाऊंगा। क्या सिखाऊंगा? उनको पढ़ना। तो भाई जैसे हिंदी अपन बोल रहे हैं, तो अपन बोल भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं। तो अकाउंट्स को अपन लिखेंगे भी, पढ़ेंगे भी, बोलेंगे भी और समझेंगे भी। तभी तो बोला जाता है अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। लो चलो, मैं देखना चाह रहा हूं आपको अकाउंटिंग की लैंग्वेज आती नहीं आती। बताओ मैं क्या बनाया? प्रॉफिट एंड लॉस। इधर एक्सपेंस आते हैं, बोलो सो। इधर इनकम आती है। कुछ लोग तो हाँ में हाँ बोल रहे हैं, हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, अनशन नशे में। अरे यहाँ पे इनकम आती है, बोलो सर नो। और यहाँ पे क्या आते हैं? इनकम ज्यादा एक्सपेंस कम है तो, और एक्सपेंस ज्यादा इनकम कम है तो लॉस। और ये मैं बताऊं मैंने क्या बना दिया? इधर असेट्स, इधर लायबिलिटी। बोलो एक सर नो। इधर लायबिलिटी, इधर असेट्स, इधर असेट्स, इधर लायबिलिटी। तो मुझे बताओ ये चीज आपको कैसे पता चला? क्योंकि ये हमारी लैंग्वेज है। क्या है? हमारी लैंग्वेज। भले आपको आती नहीं, आपने रट के पढ़ाओ थोड़ा बहुत, पर पढ़ा है ना, ये हमारी लैंग्वेज है। तो अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। जैसे हम लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, समझ सकते हैं, उसी तरीके से अकाउंट्स को भी समझा जा सकता है, पढ़ा जा सकता है। इसलिए बोलता है अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। तो इसलिए जो ये 20% आया है, अब इस 20% को पढ़ना सिखा रहा हूं मैं। ये तो हमने समझ के लिख लिया, अब इसको पढ़ना सिखा रहा हूं। क्या सिखा रहा हूं? इसको पढ़ना। ध्यान से सुनना। मुझे बताओ 20% ओवरहेड लग गए, लगने की संभावना है? संभावना है, क्योंकि ये किस पे बेस्ड है? एस्टिमेशन पे। तो सुनना ध्यान से। और ये कॉस्ट अकाउंटिंग कौन कर रहा है? आप कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, कॉस्ट अकाउंटेंट कर रहा है। कॉस्ट अकाउंटेंट, उसको ध्यान से सुनना। कैसे पढ़ेंगे? कॉस्ट अकाउंटेंट के अनुमान के हिसाब से जितना मटेरियल लगेगा उसका 20% ओवरहेड लगने की संभावना है। वापस से कॉस्ट अकाउंटेंट के अनुमान के हिसाब से जितना मटेरियल लगेगा उसका 20% ओवरहेड लग गया, लगने की संभावना है। लगने की, अरे बोलो लगने की। अब मेरे साथ बोलना है सबको, पहले मैं बोलूंगा फिर आपको बोलना है। कॉस्ट अकाउंटेंट के, बोलो सबको बोलना है जो कॉस्ट अकाउंटेंट के अनुमान के हिसाब से जितना मटेरियल लगेगा उसका 20% ओवरहेड लगने की
संभावना है। वापस से बोलो, वापस बोलेंगे एक बार। कॉस्ट अकाउंटेंट के अनुमान के हिसाब से जितना मटेरियल लगेगा उसका 20% ओवरहेड लगने की संभावना है। अब आप लोग बोलो, स्टार्ट 1 2 3 बोलो। के अनुमान के हिसाब से जितना मटेरियल लगेगा उसका 20% ओवरहेड लगने की संभावना है। अब मुझे बताओ 1000 यूनिट को बनाने में एक्चुअल मटेरियल कितना लगा? 2 लाख। तो 2 लाख का 20% कितना ओवरहेड? 40,000 लग गया कि लगने की संभावना है? क्या कंसेप्ट क्लियर है? बोलो यस और नो। अरे यस और नो। कल वापस से पढ़वाऊंगा, याद रहेगा ना लैंग्वेज। अब मुझे बताओ ये रेट आ गया, अभी हमने अप्लाई किस पे किया? एक्चुअल फिगर पे अप्लाई किया ना, बोलो यस और नो। तब जाके आए हमारे ओवरहेड एब्जॉर्ब। क्या है हमारे? तो वर्किंग नोट नंबर 2, वर्किंग नोट नंबर 2, ओवरहेड्स एब्जॉर्ब, ओवरहेड्स एब्जॉर्ब स्लैश चार्ज, कुछ भी बोल दो। पहला क्वेश्चन है, सारे वर्ड लिखवा रहा हूं। स्लैश अप्लाइड स्लैश रिकवर्ड। बिल्कुल, ये 1000 पे लगने की संभावना है। अब एक्चुअल में हो सकता है कम भी लग जाए, हो सकता है ज्यादा भी लग जाए, हो सकता है यही लग जाए। अगर यही लग गया तो कोई कलेश नहीं है, पर अगर कम ज्यादा हो गया तो क्या होगा? अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन। और उसका ट्रीटमेंट इसी चैप्टर में पढ़ेंगे अपन लोग डिटेल में। और एग्जाम में 99% क्वेश्चन उसी का आएगा, अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन का। ओवरहेड एब्जॉर्ब, चार्ज, अप्लाइड, रिकवर्ड। एक कॉलम पर्टिकुलर्स, एक कॉलम माउंट। अच्छा, ये वर्किंग नोट में पर्टिकुलर्स अमाउंट लिखने की नीड नहीं होती, डायरेक्ट ऐसे फॉर्मेट बना दिया करो, पर्टिकुलर्स अमाउंट। ठीक है, लिख दो तो कोई दिक्कत नहीं है। लेंथ वही 80-20। सबसे पहले पर्टिकुलर्स में लिखेंगे हम लोग। मुझे बताओ ये रेट किस पे अप्लाई होगी? एक्चुअल फिगर पे। किस पे अप्लाई होगी? एक्चुअल। तो लिखो एक्चुअल। आप लोगों को ऑप्शन दे रहा हूं बेटा, सही आंसर दे, सोच समझिए। एक्चुअल क्या लूं? प्राइम कॉस्ट लूं, वेजेस लूं, मटेरियल लूं? क्योंकि मेथड मटेरियल है ना हमारा, तो लिखो एक्चुअल डायरेक्ट मटेरियल ऑन जॉब। एक्चुअल डायरेक्ट मटेरियल ऑन जॉब। और हम डिनोट करेंगे, तुम ए हो। एक्चुअल डायरेक्ट मटेरियल ऑन जॉब, हम बोलेंगे तुम ए हो। बताओ जॉब पे एक्चुअल में कितना मटेरियल लगा? 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए। नेक्स्ट लाइन में पीडीआर डिनोटेड बाय बी, हम बोलेंगे तुम बी हो। और पीडीआर हम कैलकुलेट कर चुके हैं, कितना परसेंट आया था? 20%, बड़े ब्रैकेट में। एक लाइन छोड़ के ओवरहेड्स एब्जॉर्ब, ओवरहेड्स एब्जॉर्ब। आंसर तो कैसा आएगा? ए प्लस बी, ए माइनस बी? ए इंटू बी। बहुत ही बढ़िया, अद्भुत प्रदर्शन। कितना आएगा? 40,000। 40,000, 40,000। जिसका हमें था इंतजार, वो घड़ी आ गई। और पूरे सम्मान के साथ ऊपर कॉस्ट शीट के अंदर ओवरहेड एब्जॉर्ब लिख दो, 40,000 रुपए। 40,000 रुपए। देख लो कहानी में कितना कलेश हुआ सिर्फ ओवरहेड की वजह से। मुझे जल्दी बताओ, ये ओवरहेड एब्जॉर्ब 40,000 दिया हुआ था कि हमने निकाला है? हमने निकाला है। वर्किंग नोट नंबर 2 लिख दो, वर्किंग नोट नंबर 2, वर्किंग नोट नंबर 2। जल्दी से आंसर दो। टोटल कॉस्ट 3,90,000। हाँ भाई, 20 बच्चों के प्रॉफिट बताओ। कॉस्ट का 20% बताओ कितना? 70,000, 78,000। तो सेलिंग प्राइस बताओ जल्दी से। 4,68,000। ये सेलिंग प्राइस आ गई। कितनी यूनिट की आई है बताओ? 1000 यूनिट की। एक यूनिट की सेलिंग प्राइस बताओ? 468। कितनी आई है? 468। मुझे बताओ 1000 यूनिट की प्राइम कॉस्ट कितनी आई है? 3,50,000। 1000 यूनिट के ओवरहेड्स एब्जॉर्ब कितने किए? एब्जॉर्ब कितने किए? 40,000। ये एस्टिमेशन में बेस्ड था ना, बोलो यस और नो। अब जब पीरियड एंड होगा तब जाके हमें एक्चुअल पता चलेगा। क्या पता चलेगा? एक्चुअल। बताओ एक्चुअल में भी 40,000 आए तो बताओ जीवन में कोई कलेश होगा क्या? पर बताओ हमने कॉस्ट में 40,000 जोड़े पर एक्चुअल में खर्चा हुआ 30,000। एक्चुअल में खर्चा कितना हुआ? 30,000। तो बताओ एब्जॉर्ब ज्यादा किए कम किए? एब्जॉर्ब ज्यादा किए। एब्जॉर्ब कम किए ज्यादा किए? प्रॉफिट की लॉस?
प्रॉफिट। हमने कस्टमर से कितना ज्यादा चार्ज कर लिया? 10,000 रुपए। कितना चार्ज कर लिया? 10,000। क्या कंसेप्ट क्लियर? बोलो सर नो। पर एक्चुअल में खर्चा 40 की जगह हमारा हो गया 60,000। कितना हो गया? तो बताओ, हमने कस्टमर से ज्यादा चार्ज किया, कम चार्ज किया? कम। कितना कम? 20,000। तो हमारी प्रॉफिट है कि लॉस है? लॉस है। अब लॉस होगा, प्रॉफिट होगा, इसको हम नाम देते हैं अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन। सर इसका क्या होगा? वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। क्लियर बात? मैं बताऊंगा समय आने पे। क्लियर बात है? अभी सिर्फ हमको ये देखना है कि ओवरहेड एब्जॉर्ब कैसे हो रहे हैं। वापस से बताओगे? वापस बताओ। कॉस्ट अकाउंटेंसी में ओवरहेड क्या होते हैं? एब्जॉर्ब। सबको बोलना है, कॉस्ट अकाउंटेंसी में ओवरहेड क्या होते हैं? क्या होते हैं? चार्ज। क्या होते हैं? क्या होते हैं? किससे होंगे? रेट किस पे बेस्ड था? एस्टिमेशन पे। अप्लाई किस पे होगा? एक्चुअल पे। उस रेट को क्या बोलेंगे? और एब्जॉर्ब करने के लिए पीडीआर निकालना पड़ेगा, और पीडीआर निकालने की होती है मेथड्स। क्या होती है? किस किस पे बेस्ड हो सकता है? परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस, परसेंटेज ऑफ टाइम कॉस्ट, मशीन आर्ट्स, लेबर आर्ट्स, यूनिट्स, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग और अदर्स। और क्या कंसेप्ट क्लियर? बोलो यस और नो। अरे यस और नो। शीट का एग्जाम्पल नंबर 2 मैं चाहता हूं आप शक्ति प्रदर्शन करो। अभी हमारे पास 13 मिनट है, सल्टा दो। क्या? हाँ नहीं, पर कॉस्ट शीट, ये कॉस्ट शीट नहीं थी, मुझे सेलिंग प्राइस निकालनी थी। उसने बोला कॉस्ट शीट बनाओ। अगर वो बोलता प्रिपेयर कॉस्ट शीट तो मैं सब कुछ लिखवाता, एड ओपनिंग डब्ल्यूआईपी, लेस क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी, सब कुछ लिखता। कॉस्ट शीट नहीं पूछी मेरे से ना, इसलिए। हाँ मेहुल, 3 मिनट क्यों? तुमको आलस आ रहा पढ़ने में? कैसे खतरनाक लोग हैं यार, ऐसे मत करो यार, गंदी गंदी बातें मत। अच्छा चलो देख लो, करो मत। दूसरे वाले क्वेश्चन को देख के बताओ, एस्टिमेटेड ओवरहेड्स कितने देखे फॉर द पीरियड के? 2,50,000। और एस्टिमेटेड टोटल डायरेक्ट वेजेस कितना है? अब मुझे बता दो, इसमें पीडीआर को कैलकुलेट करने की मेथड किस पे बेस्ड होगी? डायरेक्ट वेजेस। क्या समझ में आता है? बोलो यस और नो। अरे यस और नो। अच्छा दूसरी बात एक को बताओ, ये जो एस्टिमेटेड टोटल ओवरहेड्स दे रखे हैं, ये 1000 यूनिट के हैं, पूरे पीरियड के हैं? तो आने वाले क्वेश्चन में अगर मैं फॉर द पीरियड नहीं लिखूं तो भी आपको समझ में आ जाएगा ना। अगर एस्टिमेटेड ओवरहेड दे दिया, इसका मतलब वो पूरे पीरियड का होगा। बोलो यस और नो। तो मैं ये बता रहा हूं क्योंकि आगे वाले क्वेश्चनों में मैंने उन सबको रिमूव कर दिया। आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं कि एग्जामिनर पापी होता है, वो आपके सामने आधी अधूरी जानकारी रखेगा, जिससे आप लोग गलती करो। क्या करो आप लोग? गलती। और हमें गलती नहीं करनी है। बात समझ में आती है? बोलो यस और नो। तो एग्जाम्पल नंबर 2 आप सल्टा दोगे क्या? सुनना, एक मिनट बेटा, एक मिनट मेरी बात सुनो, मेरी बात। इसी कॉपी में करना है एग्जाम्पल नंबर 2। इसी कॉपी में पहले सेलिंग प्राइस का फॉर्मेट आएगा, ओवरहेड पे कहानी टिक जाएगी, वर्किंग मोड में पीडीआर निकालेंगे, फिर ओवरहेड एब्जॉर्ब करेंगे, फिर आंसर करेंगे। क्लियर बात है? क्या मैं आप लोगों पे विश्वास कर सकता हूं? बोलो यस और नो। कोई घात तो नहीं करेगा मेरे साथ? फिर ठीक है ना। सभी को राधे राधे।